देखो हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोग स्टेप्स ऑफ रिसर्च की बात कर रहे थे। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज में सैंपलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सैंपलिंग जो होता है इसके बेसिक की स्टडी हम लोग कल कर चुके थे। कितने तरह के पॉपुलेशन किसे कहते हैं, सैंपल किसे कहते हैं, पॉपुलेशन कितने तरह का होता है, पैरामीटर किसे कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, इस सब की चर्चा कल वाली क्लास में ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज की क्लास में स्पेसिफिक रूप से हम लोग सैंपलिंग की ही चर्चा करेंगे और उसके बाद टाइम बचता है हमारे पास तो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सैंपलिंग कितने तरह का होता है। देखो सैंपलिंग जो होता है वो दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, या तो सैंपलिंग को हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं या फिर नॉन रैंडम कहते हैं। रैंडम वाले को हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं और नॉन रैंडम वाले को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल के पास जब पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल के पास सैंपल में आने का चांस होता है तब उस सैंपलिंग को हम क्या कहते हैं? रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कि जब पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल के पास सैंपल में आने का चांस होता है तो उसे हम रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। बट जब पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल के पास सैंपल में आने का चांस नहीं होता है तो उसे हम नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, श्योर है? कोई डाउट इसमें? अब यहां से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारा यह जो डिफरेंशिएशन है रैंडम एंड नॉन रैंडम, इन दोनों को फर्दर और भी कई सारे सब टाइप में डिवाइड किया जाता है। अब जैसे जो हमारा रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका सबसे पहला टाइप होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सबसे पहला क्या होता है हमारे लिए? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्लियर है? फर्स्ट वन इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सो जो सबसे पहला टाइप होता है हमारे पास वह हो जाएगा, लिख रहा हूं मैं इस चीज को, यहां पर अभी हम केवल बेसिक की बात करेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब देखो सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो होता है वो होमोजीनस पॉपुलेशन के ऊपर लागू होता है। पॉपुलेशन अगर छोटा है तभी यूज होता है। क्लियर है? किसके ऊपर लागू होता है? स्मॉल होमोजीनस पॉपुलेशन के ऊपर। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में हम जिस सैंपलिंग टेक्निक का यूज करते हैं वह होता है हमारा लॉटरी मेथड। सबसे बेहतरीन मेथड हमारे लिए क्या होता है? लॉटरी मेथड होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जितने भी पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सबके नाम की चिट डाल देते हैं और फिर उसमें से हमें जितने सैंपल की जरूरत होती है उतना सैंपल हम उतने लोगों के नाम की चिट बाहर निकाल लेते हैं। तो यह जो सैंपलिंग होगा उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। एक लाइन इसके बारे में नोट डाउन कर लो, लिख लो। द सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज एप्लीकेबल ऑन स्मॉल homogeneous population right, a small homogeneous population. We can use lottery method or table of random numbers etc for this purpose. ठीक है, इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं इसे नोट डाउन कर लीजिए। देयर इज नो स्कोप फॉर पर्सनल बायस। पर्सनल बायसनेस के लिए कोई स्कोप नहीं होता, यानी बायसनेस यह कंप्लीटली अनबायस्ड होता है। सेकेंड वन, ईच वन हैज एन इक्वल चांस फॉर सिलेक्शन। Each one has an equal chance for selection.
Third one, it provides more accurate and reliable data. It provides more accurate and reliable data. It becomes possible to have an idea about the errors of estimation. It becomes possible to have the idea about the errors of estimation. So ये सब इसके एडवांटेज हैं. इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? सर लास्ट वन एक बार रिपीट कर दीजिएगा. It becomes possible to have an idea about errors of estimation. यानी इस कंडीशन में हम आसानी से जो एस्टिमेशन के एरर्स होते हैं उनके बारे में आइडिया लगा सकते हैं. ठीक है. सो यहां पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि स्मॉल होमोजेनस पॉपुलेशन के लागू होगा. अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम होती है. ठीक है. और क्योंकि तब कितने लोगों का हम चिट डाल के कितने लॉटरी सिस्टम हम कितने पे लागू करेंगे, हर जगह लागू नहीं कर सकते. जब बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है तो वैसे कंडीशन में हम टेबल ऑफ रैंडम नंबर लेके जाते हैं. और अगर बहुत छोटा पॉपुलेशन हो जाता है तब भी काम नहीं करेगा. मान लो पॉपुलेशन में 10 ही लोग हैं तो फिर हमारे लिए बेकार हो जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं रहेगा. सो हमें ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, तभी जाके सही ढंग से काम करेगा. ठीक है. बहुत स्मॉल फील्ड ऑफ इंक्वायरी के लिए काम नहीं करेगा. और अगर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तब भी हमारे लिए कई बार इसमें प्रॉब्लम हो सकती है. दूसरा है, सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. The second one is systematic sampling. Systematic sampling. In this method, एक दो लाइन नोट डाउन कर लो. In this method, every nth member of the population is selected as the sample. Right? So it is applicable in those cases where the homogeneous population is arranged in sequence. Arranged in sequence. The value of n, nth member की जब हम बात करते हैं तो nth member जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपको पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज. जैसे मान लो आपके पास पॉपुलेशन साइज जो है वो 200 है. ठीक है. सैंपल मान लो आपको लेना है 20. कितना लेना है? 20. सो nth मेंबर कौन सा होगा? 200 by 20, that is 10th. राइट. सो इसमें क्या होगा? हर एक 10वां मेंबर, एवरी 10th मेंबर विल बी सिलेक्टेड एज अ सैंपल. ठीक है. पहला मेंबर हम किसी को भी रैंडमली पिक कर सकते हैं, उसको से हर एक 10वां मेंबर हम सैंपल में पिक करेंगे. क्लियर है? तो यह तभी संभव है जब हमारे पास सभी के सभी जो पॉपुलेशन का हर एक मेंबर एक सीक्वेंस में अरेंज, यानी सबका एक सीरियल नंबर हम कर सकते हो. ठीक है. क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है? सर सैंपल 20 दिया होगा अगर, तो हम लोग को 20 पर्सन चाहिए कि हर 20 की गैप में चाहिए? नहीं, हमें सैंपल 20 चाहिए, यानी हमें 20 मेंबर चाहिए. मेंबर हमें 20 चाहिए.
अगर सैंपल साइज 20 दिया हुआ इसका मतलब हमारे सैंपल में 20 लोग होने चाहिए, 20 ऑब्जेक्ट हमारे सैंपल में होने चाहिए। पॉपुलेशन साइज 200 यानी टोटल लोग कितने हैं जिनसे हमें सैंपल लेना, और 200 है, और हमें सैंपल में कितने चाहिए, 20 चाहिए। ठीक है, तभी तो हम nth मेंबर जो पिक करेंगे वो हमारा 10th मेंबर होगा, यानी हर 10वां मेंबर हम पिक करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है कि पहला मेंबर आपको रैंडमली पिक करना होता है। तो पहला मेंबर आप लॉटरी डाल के पिक कर सकते हो, कैसे पिक कर सकते हो, जैसे मान लो कि पहला मेंबर आपका आ गया 24th पर्सन आ गया, 24th पर्सन जो है वह आपका पहला मेंबर हुआ। सो 34th पर्सन क्या होगा, दूसरा, 44th पर्सन क्या होगा, तीसरा, और इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 194th पर्सन होगा, और फिर उसके बाद 4th पर्सन होगा, और फिर उसके बाद 14th पर्सन होगा। तो आपका सैंपल जो होगा इस तरह से तैयार होगा। क्लियर है? यस सर। श्योर है? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा जो है हम लोगों के लिए वो है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। थर्ड वन इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को कई सारी बुक्स में सेमी रैंडम सैंपलिंग में दिया जाता है, बट वो सेमी रैंडम सैंपलिंग नहीं है, वो हमारा रैंडम सैंपलिंग है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मतलब, स्ट्राटा का मतलब क्या होता है? स्ट्राटा का मतलब होता है लेयर और लेवल। तो यह जो लागू होता है यह हेट्रोजीनस पॉपुलेशन के ऊपर लागू होगा। किसके ऊपर लागू होगा? हेट्रोजीनस पॉपुलेशन के ऊपर लागू होगा। ठीक है, क्लियर है? तो नोट डाउन कर लो थोड़ा सा। The stratified sampling is applicable on the stratified sampling is applicable on heterogeneous population. Heterogeneous population. We first divide the population into homogeneous groups. We first divide the population into homogeneous groups, and then the quota is decided from every group. We first divide the population into homogeneous groups, and then the quota is divided, या quota is fixed from every group, and finally we fill the quota from every group by using random methods. If the population proportion is maintained in the sample, if the population proportion is maintained in the sample, then it is called proportionate random sampling. Proportionate random या proportionate क्या हो रहा है? Stratified sampling. And if the proportion is not maintained in the sample, if the proportion is not maintained in the sample, then it is called disproportionate stratified sampling. Disproportionate stratified sampling. In real life, we usually use the disproportionate stratified sampling. In real life, we usually use the disproportionate stratified sampling to give every group
to give every group a reasonable presentation in the sample. To give every group a reasonable presentation in the sample. अब इसको एक बार ध्यान से सुन लो। जब हमारा पॉपुलेशन हेट्रोजीनस होता है तब हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे पॉपुलेशन को होमोजीनस ग्रुप्स में यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। जब उसे होमोजीनस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं फिर हम यह देखते हैं कि हमें हर एक ग्रुप से कितना सैंपल लेना है। मान लो हमने यह तय किया कि फर्स्ट हमने पूरे पॉपुलेशन को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया? 4 ग्रुप्स में। अब मान लो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, इसको हमने कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया? 4 ग्रुप में, ए बी सी डी। ठीक है, अब मान लो टोटल पॉपुलेशन में कुल 10,000 लोग, जो हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया। पहले ग्रुप में मान लेते हैं 5,000 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में 3,000 लोग हैं, तीसरे ग्रुप में 1,500 लोग हैं और चौथे ग्रुप में केवल 500 लोग। ठीक है, अब हमारे पास, इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यह तय करेंगे हर एक ग्रुप से हमें कितना सैंपल लेना है। मान लो 10,000 में से हमें जो सैंपल चाहिए वो चाहिए कितना? सपोज 500। 10,000 में से कितना हमें सैंपल चाहिए? 500। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब जब हम सैंपल पिक करना शुरू करेंगे तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, 500 का सैंपल है, 10,000 में से 500 लोगों को हमें लेना है, ये तो हमने फिक्स कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि हर एक ग्रुप से कितने लोग आ सकते हैं। तो जैसे अब पहले ग्रुप से कुल कितने लोग आएंगे बताइए? लगभग 250 देख सकते हैं हम लोग, 50 लोग। ठीक है, दूसरे ग्रुप से लगभग 150, तीसरे ग्रुप से मान लेते हैं 70, चौथे ग्रुप से मान लेते हैं 30। ठीक है, क्लियर है? या 75-25 कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी समझना आसान हो जाएगा। अब यहां यह देखो कि जो हमारा सैंपल होगा उसमें कौन सा ग्रुप डोमिनेंट होगा। जो हमारा सैंपल होगा उसमें कौन सा ग्रुप डोमिनेंट होगा, बताओ? आवाज आ रही है गाइस? आवाज आ रही है? ठीक है, तो हमने ये तय कर लिया कि पहले ग्रुप से हमें कुल कितने लोग लेने हैं? 250। पहले ग्रुप 250, दूसरे से कितने लेने हैं? 150, तीसरे से कितने लेने हैं? 75 और चौथे से कितने लेने हैं? 25। ठीक है, अब इस ऑर्डर में यहां हम लगभग जो पॉपुलेशन में उस ग्रुप का रेशियो, हम उस रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पॉपुलेशन में आधी पॉपुलेशन ग्रुप ए की है। ठीक है, आधी पॉपुलेशन किसकी है? ग्रुप ए की है। तो ग्रुप ए का सैंपल में भी आधा हिस्सा हमने कर दिया, सैंपल में भी आधा हिस्सा हमने किसका कर दिया? ग्रुप ए का कर दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट? देखो ध्यान से। ठीक है, लगभग 1/3 के आसपास जो हिस्सा है वह किसका है? ग्रुप ए का। ग्रुप आधा जो है ग्रुप ए का है, 1/3 के आसपास का हिस्सा किसका है? ग्रुप बी का है, तो उसका भी हमने लगभग 1/3 के आसपास रखा। ठीक है, 160 भी कर सकते थे, बट हाँ ऑलमोस्ट। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप सी का भी जो उसका रेशियो है उसी रेशियो के अनुसार रखा, और ग्रुप डी का भी जो रेशियो है पॉपुलेशन में उसके अनुसार ही रखा। तो हम यह देख रहे हैं कि हर एक ग्रुप का पॉपुलेशन में जो रिप्रेजेंटेशन है उसी के अनुसार हम सैंपल में भी उसका रिप्रेजेंटेशन लेके चल रहे हैं।
तो यह जो हमने सैंपल तय किए कि किस ग्रुप से कितना सैंपल आएगा, जहां हमने पॉपुलेशन में उसके प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए उस ग्रुप से सैंपल के नंबर तय किए, तो यह किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को। क्लियर ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, अब इसमें क्या है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जो ग्रुप ए है वो डोमिनेंट हो जाएगा। ग्रुप ए हमारे लिए क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ग्रुप ए के लोगों की किसी चीज के बारे में खास राय, खास विचार है, तो वही विचार पूरे पॉपुलेशन का विचार हो जाएगा। यस सर। तो क्या ऐसी स्थिति में हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन या सही इंफॉर्मेशन मिल पाएगी? बताइए। क्या ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी? सो ऐसी कंडीशन में हमें सैंपल इस तरह का चाहिए जो कि पॉपुलेशन को सही ढंग से रिप्रेजेंट करे, ना कि ग्रुप को सही ढंग से रिप्रेजेंट करे। तो हम क्या करते हैं कि ग्रुप ए के डोमिनेंस को थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा कम नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। इसका डोमिनेंस फिर भी हम थोड़ा सा मेंटेन है, जितना है इतना रहने देते हैं, और इन दोनों का जो वैल्यू है ना, इसे थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो ग्रुप ए की वैल्यू को कम कर दिया, ग्रुप ए से आने वाले सैंपल साइज को कम कर दिया, और बाकी ग्रुप में सैंपल साइज बढ़ा दिया। तो यहां पे क्या हम ओरिजिनल प्रोपोर्शन को मेंटेन कर रहे हैं? नहीं कर। तो यह क्या हो गया हमारे लिए? डिस्प्रोपोर्शनेट। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट जो होता है वह ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है विद कंपैरिजन टू प्रोपोर्शनेट। वह ग्रुप को ज्यादा, वह पूरे पॉपुलेशन को ज्यादा बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करता है। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहां जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमें इस ग्रुप से इतना सैंपल लेना है, हमने यह तय कर लिया, तो हम क्या करेंगे? हम लॉटरी मेथड या रैंडम टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, या फिर आपको सिस्टमैटिक मेथड, इनमें से किसी एक मेथड का इस्तेमाल करके सैंपल पिक करेंगे। हमने यह तय कर लिया कहां से कितना सैंपल लेना है, फिर हमें सैंपल पिक करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लॉटरी मेथड यूज कर सकते हैं, रैंडम टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स यूज कर सकते हैं, या सिस्टमैटिक मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, हम इसे क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड सैंपल। क्लियर है ना? आगे सर चलें। जो सर एक हाँ, बोलो। डाउट था सर, जो इंडिया में इलेक्शन सिस्टम है वो स्ट्रेटिफाइड सिस्टम यूज करते हैं ना, नहीं प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड? नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन में जो सिस्टम यूज होता है ना, उसमें अभी हम आगे आएंगे। तो स्ट्रेटिफाइड यूज होता है, लेकिन उससे ज्यादा वो यूज करते हैं सिक्वेंशियल सैंपलिंग का। इलेक्शन में ज्यादातर किसका इस्तेमाल होता है? सिक्वेंशियल सैंपलिंग का। अभी आगे देखेंगे उसका इस्तेमाल क्यों होता है। ठीक है। देखो, जब भी बहुत बड़े पैमाने पे हमें सैंपलिंग करनी होती है, तो नॉर्मली सिक्वेंशियल सैंपलिंग का यूज करते हैं, या फिर हम कई सारे डिफरेंट मेथड्स मिक्स करके यूज करते हैं। यह चीज होती है। ठीक है। यस सर। चलो, अभी अगला जो है हमारे पास रैंडम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के बाद, वह है क्लस्टर एंड एरिया सैंपलिंग। क्या है? क्लस्टर एंड एरिया सैंपलिंग। अब क्लस्टर सैंपलिंग कब यूज होगी? जब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लस्टर यानी ग्रुप में अरेंज होते हैं, तो वहां हम क्लस्टर सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और वहां सैंपल में हम इंडिविजुअल मेंबर को पिक नहीं करते हैं, बल्कि हम किसे पिक करते हैं? हम लोग वहां सैंपल में पूरे ग्रुप को पिक करते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आपको एक क्या कहते हैं उसको, पोल्ट्री फार्म में जो अंडे, कोई पोल्ट्री फार्म जो अंडा प्रोड्यूस करती है, तो उसके एग्स की क्वालिटी को चेक करना है। एग की सप्लाई कैसे होती है? बताइए। एग की सप्लाई कैसे होती है? क्रेट्स में होती है, पता है? यस सर। एग्स देखा है ना, एग्स की सप्लाई क्रेट्स में होती है। तो जब हमें एग्स की क्वालिटी को चेक करना है, तो हम इंडिविजुअल एग्स पिक नहीं करते। हम क्या करते हैं? 100 क्रेट पड़े हुए हैं, तो उसमें से 1 या 2 क्रेट एज ए सैंपल पिक कर लेंगे। ठीक है। और उस क्रेट में जितने भी एग्स है सबको टेस्ट किया जाएगा। क्लियर ये चीज? क्लियर ये चीज? ऐसे ही जैसे मान लो पेप्सी होती है,
कोल्ड ड्रिंक है या पानी की बोतल्स हैं, इनको जब इनकी क्वालिटी चेक करनी होती है तो इनका भी पैकिंग आता है पूरा, एक कार्टन आता है या पैकेट प्लास्टिक के पैकिंग्स आती हैं, तो हम पूरा पूरा पैकेट पिक करते हैं, हम इंडिविजुअल एक एक बॉटल पिक नहीं करते। इसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग। अब क्लस्टर सैंपलिंग का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, सोचो कौन सी ऐसी जगह है जहां क्लस्टर सैंपलिंग का सबसे ज्यादा यूज होता है, बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहां क्लस्टर सैंपलिंग का सबसे ज्यादा यूज होता है। सर पॉपुलेशन में। नहीं, कुछ और नहीं सोचो सर, मैं पूछ रही इसका हूँ संबंध हम पॉपुलेशन सब। में। नहीं, सैंपलिंग करने के लिए क्लस्टर सैंपलिंग का इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं, अपार्ट फ्रॉम टेस्टिंग द थिंग्स, जो चीजें के ग्रुप में अरेंज हैं उनको हम पिक करते हैं, उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज है जिसे आपने देखा हो जहां क्लस्टर सैंपलिंग का यूज हुआ हो, जिसमें कभी आप भी शामिल रहे हो, सोचो जरा इस चीज को एक बार, थिंक अबाउट इट, एक बार सोचने की कोशिश करो। सर शायद जब हम स्कूल में क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस निकालते हैं। नहीं, जब हम स्कूल में, जब कोई भी पर्सन बाहर से आता है, ठीक है, जो स्कूल विजिट करने आता है, तो क्या वो सभी क्लासरूम में जाता है? नहीं सर। हुँ? नहीं सर। नहीं जाता है ना। तो वह क्या करता है, वह कुछ खास क्लासेस में जाता है, ठीक है, क्लियर है चीज, वह कुछ खास क्लासेस में जाता है, सब में तो जाता नहीं है, नहीं जाता है ना। नहीं सर। तो जो पूरा स्कूल है, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो स्कूल के बच्चों को क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लासेस क्या है, ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स है, क्लासेस क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, यानी हम वहां बच्चों का क्लस्टर बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, और उसमें से 2 या 4 क्लासेस को, 2 या 4 क्लस्टर को रैंडमली पिक किया जाता है, जिन क्लासेस में वो इंडिविजुअल जाता है, विजिट करता है। तो हम किस सैंपलिंग का यूज कर रहे हैं, क्लस्टर सैंपलिंग का यूज कर रहे हैं, और किसका एग्जांपल है, क्लस्टर सैंपलिंग का एग्जांपल है। क्लियर है? यस सर। श्योर है? यस सर। चलिए, इसके बाद एरिया सैंपलिंग आता है। एरिया सैंपलिंग आप लोगों के विषय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए, कि इन्वायरमेंट के फील्ड में एरिया सैंपलिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है। एरिया सैंपलिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वह है, आपको ये पता है कि देश के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं, यस सर। जानते हो नेबर? तो सॉइल टेस्टिंग लैब में अगर कोई किसान जाता है तो वह कैसे जाता है, वह अपने खेत से मिट्टी लेके जाता है, अपने खेत की मिट्टी को टेस्ट कराने, तो वह कहां से मिट्टी लेके जाता है, खेत से, ध्यान दिया कभी इस चीज पे? नहीं सर। वह खेत में 5 जगहों की मिट्टी लेके जाता है, उन पांचों जगह अलग अलग जगहों पे होती है, थोड़े एक दूसरे से थोड़े दूर दूर पे होते हैं, और तब जाकर उसके पूरे खेत की मिट्टी की क्वालिटी टेस्ट की जाती है। तो क्या किया जाता है उसमें पूरे खेत को सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसमें से कुछ पार्ट को एज ए सैंपल पिक कर लिया जाता है। तो एरिया सैंपलिंग में क्या होता है, पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को बस होमोजीनियस होना चाहिए, उस होमोजीनियस ज्योग्राफिकल एरिया को हम स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसमें कुछ एक पार्ट को एज ए सैंपल पिक कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरिया सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ऐसे ही जब हम रिवर में वाटर क्वालिटी टेस्ट करने जाते हैं तो क्या होता है, या किसी पॉन्ड में वाटर क्वालिटी टेस्ट करने जाते हैं तो क्या होता है, ध्यान दिया है? किसी नदी में, किसी तालाब की जब वाटर क्वालिटी को टेस्ट करना होता है तो क्या होता है उसमें, आपने कभी ध्यान दिया है? हाँ सर, क्लास में ये एक बार डिस्कस हुआ था कि उसके कॉर्नर से लेना रहता है पॉइंट के, और एक बार सेंटर से लेना रहता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, पूरे पॉन्ड को एरिया में डिवाइड कर दिया, और उसमें से कुछ एरिया से हमने सैंपल पिक कर लिया, ठीक है।
या मान लो कि अगर किसी शहर की एयर क्वालिटी की बात करोगे, तो जैसे दिल्ली जैसा शहर है, उसकी एयर क्वालिटी की बात कैसे होती है, उसकी एयर क्वालिटी की स्टडी कैसे होती है, बताइए। दिल्ली जैसे शहर में एयर क्वालिटी की स्टडी कैसे की जाती है? पूरे शहर में कई जगहों पे एयर क्वालिटी को चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो वह पूरे दिल्ली को कई सारे स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उसमें से कुछ पार्ट को एज ए सैंपलिंग पॉइंट हम यूज करते हैं। क्या पूरे दिल्ली से सैंपल लेते हैं? नहीं, दिल्ली के कुछ हिस्सों से सैंपल लेते हैं, यही करते हैं ना। यस सर। वैसे ही जब रेनफॉल को मेजर करते हैं, कितना रेनफॉल हुआ है, वो भी क्या पूरे एरिया से करते नहीं, उसमें कुछ जगहों से करते हैं। तो आप देखोगे कि एरिया सैंपलिंग का इस्तेमाल हमारे फील्ड में, इन्वायरमेंट फील्ड में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। एरिया सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, होमोजेनियस एरिया को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसमें से कुछ पार्ट को एज ए सैंपल हम पिक कर लेते हैं। तो आप क्या हो जाता है हमारे लिए, एरिया सैंपलिंग हो जाता है। क्लियर है? यस सर। इसके बाद आता है हमारे पास मल्टी स्टेज सैंपलिंग। सर क्लस्टर और एरिया एक साथ है? हाँ, इसके बाद से आता है हमारा अलग अलग लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से आता है हमारा मल्टी स्टेज सैंपलिंग ना। एक दो लाइन इसके बारे में नोट डाउन कर लो। द मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज यूज्ड फॉर heterogeneous geographical area. जैसे भारत है, भारत एक सामान्य सा देश है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का लगभग पॉपुलेशन के मामले में हम वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हैं, है ना। एरिया वाइज 7वें नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में। खैर, अगर मैं उसकी बात ना भी करूं, तो अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो भारत में लगभग हर तरह का इन्वायरमेंट है, ठीक है। आपको अल्पाइन भी है, तो आपको हॉट डेजर्ट्स भी है, कोल्ड डेजर्ट भी है, आपको अपने यहाँ रेन फॉरेस्ट भी मिलेगा और डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलेगा, हर चीज मिलता है। कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं है जो भारत में नहीं है। लगभग हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशन कहीं ना कहीं भारत में किसी न किसी क्षेत्र में मिल जाती है, ठीक है। अल्पाइन फॉरेस्ट भी है अपने यहाँ, बोरियल फॉरेस्ट भी है अपने यहाँ, और साथ ही साथ और डेजर्ट भी है, हॉट डेजर्ट भी है, कोल्ड और डेजर्ट भी है, ठीक है। अपने यहाँ मैंग्रोव भी है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भारत में अवेलेबल नहीं है। अब मान लो आपको भारत जैसे देश में पूरे देश से सैंपलिंग करनी, तो फिर कैसे करेंगे? एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इवन गवर्नमेंट भी पूरे देश से, गवर्नमेंट को भी डेटा इकट्ठा करना होता है, तो भी 10 साल में एक बार करती है सेंसस के दौरान। बाकी पूरे टाइम पर पूरे देश से डेटा कलेक्ट करने का काम एनएसएसओ करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता है। एनएसएसओ डेटा कैसे कलेक्ट करता है? तो नॉर्मली मल्टी स्टेज सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे देश को जोन्स में डिवाइड किया या स्टेट्स में डिवाइड किया। तो पूरा देश ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है ना। क्लियर है चीज? लगभग हमारे पास स्टेट्स भी हैं, यूटीज भी हैं, सब मिला के मान लो कि 35 या 36 जो है स्टेट एंड यूटीज, ठीक है। क्लियर है? अब हमने क्या किया, इसमें से 6 को या 9 को हमने एज ए सैंपल पिक कर लिया। कितने को एज ए सैंपल पिक किया? 9 को एज ए सैंपल पिक कर लिया सपोज, तो 36 में से 9 ले लिया। अब ऑन एन एवरेज जो स्टेट्स होते हैं उसमें 20 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कई में एक ही है और कई में 85 भी है। जैसे यूपी जैसा राज्य है, यहाँ 85 है, ठीक है। कई ऐसे भी राज्य हैं जिनमें बहुत कम है, 1 या 2 है। ऑन एन एवरेज हमारे पास मान लो 20 डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब मान लो कि 9 में से आपके पास 7 जो है स्टेट्स हैं, तो इन 7 स्टेट्स में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 140 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो पहले आपने पूरे देश को, कंट्री को, नेशन को किसमें डिवाइड किया? स्टेट्स में। स्टेट्स से फिर आपने सैंपल लिया, ठीक है। फिर स्टेट से एज ए सैंपल लिया आपने, सैंपल स्टेट्स लिया। फिर सैंपल स्टेट्स को आपने किस में डिवाइड किया? डिस्ट्रिक्ट्स में।
अब डिस्ट्रिक्ट्स में से अब एक 140 डिस्ट्रिक्ट हमें मिल गया। हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट को किस में डिवाइड किया, सैंपल डिस्ट्रिक्ट लिया। अब सैंपल डिस्ट्रिक्ट मान लो कि हमने लिया 140 में से मान लो हमने ले लिया 20, ठीक है, ध्यान से देखना, 20 डिस्ट्रिक्ट हमने पिक कर लिया सैंपल डिस्ट्रिक्ट। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स होते हैं इन जनरल, ठीक है। तो लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट में कितने डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हो गए, आपको 200 ब्लॉक्स हो गए। अब उसमें से मान लो आपने 20 ब्लॉक्स को सैंपल ब्लॉक के रूप में पिक किया। अब एक ब्लॉक में ऑन एन एवरेज 100 विलेज होते हैं। कितने विलेज होते हैं, 100 विलेजेस होते हैं ऑन एन एवरेज। कहीं ज्यादा भी है कहीं कम भी है, बट ऑन एन एवरेज लगभग 100 विलेज एक ब्लॉक में होते हैं, ठीक है। लगभग 6 लाख गांव है, लगभग 600 ब्लॉक है भारत में, तो हर एक ब्लॉक में लगभग 100 विलेज हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो अगर हमने 6,000 ब्लॉक हैं और लगभग 6 लाख गांव हैं, तो हर ब्लॉक में लगभग 100 विलेज हमारे पास आते हैं। तो हमने कितने ब्लॉक पिक किए, 20। हर एक ब्लॉक में 100 गांव हैं, तो कुल कितने गांव हो गए हमारे पास, 2000 गांव विलेज हो गए। अब हम क्या करेंगे, फिर इसमें से सैंपल विलेज पिक करेंगे और तब जाके हमारा सैंपल, वहां से हम फाइनली अपना सैंपल पिक करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ सैंपल कितने लेवल में लिया, बहुत सारे लेवल में लिया, बहुत सारे स्टेजेस में सैंपलिंग हुई, ठीक है। देखोगे तो 4 स्टेज में सैंपलिंग कर रहे हैं हम, 4 या 5 स्टेज में, एक बार में सैंपलिंग पूरा नहीं हो रहा है, हमें मल्टीपल स्टेजेस में सैंपलिंग करनी पड़ रही है। स्टेज हम क्या करते हैं, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। क्लियर है ये चीज? यस सर। जैसे क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि अगर हमें किसी नेशनलाइज्ड बैंक की एफिशिएंसी को चेक करना है तो हम कौन सा सैंपलिंग टेक्निक यूज करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा। नेशनलाइज्ड बैंक है तो पूरे देश भर में उसका प्रेजेंस है, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो उतना ज्यादा स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मल्टी स्टेज सैंपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। सर इसमें स्टेट पे भी सैंपलिंग की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट में भी की जाएगी, फिर विलेज में भी की जाएगी, ब्लॉक में भी की जाएगी, फिर विलेज में भी की जाएगी। तभी तो मल्टीपल स्टेजेस में सैंपलिंग हम कर रहे हैं, एक बार में सैंपलिंग हमारी पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारे स्टेजेस में, बहुत सारे स्टेप्स में सैंपलिंग हो रही है, तभी तो इसे मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहते हैं। तभी सर तो इसे लेकिन हम लोग ने सारे विलेजेस में कर लिया तो वो भी तो स्टेट का पार्ट ही है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग ने स्टेट को भी कवर कर लिया ना। नहीं, देखो होगा क्या कि जब हम लोग सारे केवल विलेजेस की बात करें तो हो सकता है कि जब हम विलेजेस में से हमने सैंपल लें, मान लो हमारे पास 6 लाख विलेजेस हैं और हमने केवल विलेज के नाम के आधार पर सैंपल निकाला, तब क्या होगा, हो सकता है कि किसी जोन का कोई रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है सारे सारे विलेज जो है ईस्ट इंडिया से ईस्टर्न इंडिया से हो जाए, या ईस्ट एंड नॉर्थ से हो जाए, साउथ से कोई हो ही नहीं। तो हमें जोन वाइज, फिर स्टेट वाइज, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सैंपल लेना होता है, ताकि हर एक पार्ट का, हर एक जगह का रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो सके, ठीक है। सर जैसे अगर 20 स्टेट्स है, हर 20 स्टेट से हम लोग ने कुछ कुछ विलेजेस चूज कर लिए, तो फिर भी हाँ तो सैंपलिंग कंप्लीट हो हाँ सकता है। बिल्कुल, लेकिन तब भी दो लेवल में सैंपलिंग होगी ना, पहले आपने स्टेट के लेवल पे किया, फिर आपने विलेज के लेवल पे किया। अगर डिस्ट्रिक्ट छोड़ भी देते हो तब भी 2 स्टेज में सैंपलिंग कर रहे हो ना, यस सर। तभी तो मल्टी स्टेज होगा ही, यस सर। ठीक है। तो आप, ये जरूरी नहीं है कि आप सारे स्टेप फॉलो करो, होता हो सकता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ स्टेप को यूज करें, कुछ को यूज ना करें, ठीक है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था। मेरा हाँ क्वेश्चन था सर कि देखिए अगर हम लोग 20 स्टेट्स को डिवाइड कर लिया हम लोग ने कुछ कुछ विलेजेस में, जैसे हर स्टेट से कुछ ना कुछ विलेज आ ही रहे हैं, और सिर्फ विलेजेस का लिया, स्टेट का नहीं लिया, तो भी तो सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो ही जाएगा। नहीं होगा ना, तो स्टेट्स तो सारे कवर हुए ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब हुआ क्या, कैसे मान लो कि हमारे पास टोटल 36 स्टेट्स हैं, ठीक है। आप ये कहना चाहते हो कि हर स्टेट से हमने कुछ विलेज पिक कर लिया, यस सर। आप यही कहना चाहते हो ना कि हर स्टेट से आपने कुछ विलेज पिक कर लिया। अगेन अगर आप हर स्टेट से विलेज पिक करोगे
तो जो सैम्पलिंग का हमारा मेन मोटिव है टाइम एंड कॉस्ट की सेविंग, वो नहीं हो पाएगी ना। नहीं फिर तो सर, आपको हर सारे एक स्टेट, कुछ विलेजेस अगर लेते हैं, सारे विलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर आपको हर एक स्टेट में विजिट करना होगा ना। यस सर। फिर तो आपको पूरे देश का विजिट करना होगा ना। यस सर। तो अल्टीमेटली जो सैम्पलिंग का एक मेन टारगेट होता है टाइम एंड कॉस्ट बचाना, वो काम तो हमारा ठीक से नहीं हो पाया। बिल्कुल हम कर सकते हैं, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हम डायरेक्टली विलेजेस को काउंट कर सकते हैं, हमारे स्टेट से विलेज ले सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन फिर उस कंडीशन में हमारे पास रिसोर्सेज इतने होने चाहिए कि हम आसानी से जितने विलेज हमने हर एक स्टेट से पिक किया उसको हम वहां से हम डेटा कलेक्ट कर सकें, वहां से हम सैंपल ले सकें, जो एक काफी मुश्किल काम हो जाएगा। तो बेसिकली मुश्किल से बचने के लिए मल्टी स्टेज सैंपलिंग की जाती है, ताकि यह जो परेशानी है कि हमें हर स्टेट में विजिट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे स्टेट्स भी कम हो गए, विलेज भी कम हो गए, तो 36 से 9 स्टेट्स पे आ गए ना। यस सर। 9 स्टेट से 9 में भी 7 स्टेट, 2 तो यूटीज हो गए, 7 स्टेट पे आ गए। 7 स्टेट में भी अब 120 डिस्ट्रिक्ट से नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी हमारे कम हो गए। यस सर। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो बेसिकली हमें हर चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा मेन मोटिव है, रिप्रेजेंटेशन भी सही होना चाहिए और साथ ही साथ जो बेनिफिट्स हैं सैंपलिंग के वो भी हमें मिलने चाहिए। और उस कंडीशन में वो डायरेक्ट तो होगा नहीं, जिसे सभी स्टेट से पिक करोगे तब तो उसे मल्टी स्टेज में हम काउंट ही नहीं करेंगे ना। जब आप सभी स्टेट से पिक करना शुरू करोगे तब तो उसे मल्टी स्टेज में काउंट ही नहीं कर सकते, तब तो मल्टी स्टेज का पार्ट ही नहीं हुआ। बस इतनी सी बात है। हाँ वैसे कर सकते हैं, लेकिन वो जो होगा हमारे लिए काफी मुश्किल काम हो जाता है और काफी टायरसम, या ये कहो कि थकाने वाला काम भी है, मुश्किल भी है, और टाइम एंड मनी का भी उसमें वेस्टेज ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम नॉर्मली इसे अवॉइड करते हैं। ठीक है। यस सर। लास्ट वन ऑफ दिस इज sequential sampling. Sequential sampling. In this method, a relatively small sample is tested for drawing the conclusion, and if the first sample does not give evidence for a definite decision or conclusion, more units are selected. इसको ऐसे समझ लो कि हम करते क्या है इसमें, इसको थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। सीक्वेंशियल में क्या होता है कि इसमें 2-3 लाइन लिखना चाहोगे तो लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें 2-3 लाइन नोट डाउन कर लो। द सीक्वेंशियल सैम्पलिंग is different from all other sampling methods as in this method the sample size is not predefined. The sample size is not predefined. In this method, the sample size is not predefined. ठीक है। The sample size changes with the ongoing research process. The sample size changes with the ongoing research process. Under this method, a relatively small sample is tested for drawing a decision, and if the first sample does not give evidence, and if the first sample does not give the evidence for a definite decision,
more units are selected randomly and added to the sample until a decision is possible. Until a decision is possible. देखो इसमें करते क्या है, पहले एक स्मॉल सैंपल लेते हैं, उस स्मॉल सैंपल से डेटा लेते हैं, अगर उस डेटा के बेसिस पे हम किसी डिसीजन पे, किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं तब तो ठीक है, पर अगर डेटा के बेसिस पे हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते तो हम फर्दर और सैंपल साइज अपना बढ़ाते हैं और फिर से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये काम हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि उस डेटा के बेसिस पे, उस सैंपल के बेसिस पे हम किसी कंक्लूजन पर ना पहुंच जाए। ठीक है, क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो समझने के लिए, केवल थोड़ा सा मजेदार एग्जांपल है। मान लो आप यह जानना चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कितने पॉपुलर है। किसी को स्टडी करनी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कितने पॉपुलर हैं। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में अगर कोई पर्सन स्टडी स्टार्ट करता है, मान लो कोई गया अलीगढ़, तो अलीगढ़ में चांसेस क्या है कि आदित्यनाथ जी की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं होगी। वही अगर कोई जाता है गोरखपुर तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे कंडीशन में न तो गोरखपुर का डेटा और न ही अलीगढ़ का डेटा हमें सही रिजल्ट दे सकता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीपल जगहों से रिजल्ट लेके डेटा कलेक्ट करना होगा और फिर उसके आधार पर पूरे यूपी भर का लोगों का व्यू जानना होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सीक्वेंशियल सैंपलिंग का। तो जहां भी एक जैसा डेटा मिलना शुरू हो जाता है वहां रुक जाते हैं, और जहां डिफरेंट टाइप का डेटा मिलता है वहां और ज्यादा डेटा कलेक्ट किया जाता है। ध्यान रखिए, जब सिमिलर टाइप का आंसर मिला, सिमिलर टाइप का डेटा मिलना शुरू होता है तब हम सैंपल साइज को छोटा रखते हैं, और जब डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होता है तो हम अपने सैंपल साइज को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस कंडीशन में हम सैंपल साइज को प्री डिफाइन नहीं कर सकते, हम प्रीफिक्स नहीं कर सकते कि हमें 100 सैंपल ही लेने हैं। हो सकता है कि हमारा काम 50 सैंपल्स में भी हो जाए, ये भी हो सकता है कि हमें 250 सैंपल लेने पड़े। वो डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन पे, हमारे रिसर्च पे लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। क्लियर ये चीज? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। श्योर है, आगे चलें? यस सर। चलिए, सो नेक्स्ट थिंग, थोड़ा सा